ओहो, आज मैंने आपको यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ससुर जी, अपने जो बात करनी है खुलकर बताएं, आपको कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। वह मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। ससुर जी, आप क्या कह रहे हैं? आप बेटा भी जिंदा है, ऐसा कैसा हो सकता है? मेरे बेटे को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, वो तो दुबई में चुप कर बैठा है, तुम्हारी जवानी जाया हो रही है। ससुर जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन आपकी जो भी ख्वाहिश है वो मैं पूरी कर दूंगी। अब मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगी तो अब दुनिया की कोई चीज भी अब मांगेगी मैं दूंगा। मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन आप भी मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे, जल्दी खत्म नहीं हो जाना। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश ऐसी पूरी करूंगा कि अभी तक आपकी ख्वाहिश किसी ने पूरी नहीं की होगी इस तरह। अच्छा बात सुनो, अभी घर में कोई नहीं है, अभी चलते हैं, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जी जरा हौसला रखिए, रात के 12 बजे मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। शाम को मैं आपका इंतजार करूंगा। एज देखते तुम्हारे अंदर कितनी दम है। कुछ ही दिन पहले राजीव मल्होत्रा अपने इकलौते बेटे आर्यन को विदेश विदा कर चुके थे, जहां उसे सिंगापुर में अच्छी नौकरी मिल गई थी। रवाना होते समय आर्यन ने अपनी पत्नी नायाब का हाथ अपने पिता का हाथ देकर कहा था, बाबा नायाब का ख्याल रखना। राज ने भावनाओं से भरी आंखों के साथ कहा, बेटा यह घर अब भी आबाद रहेगा। आर्यन के जाते ही घर का माहौल बदल गया। नायाब खामोशी से घर के कामों में व्यस्त रहती और राजीव अक्सर अखबार हाथ में लिए आंगन में बैठे रहते। कभी कभी उनकी नजरें ख्यालों में खो जाती, जैसे वह खुद से ही कोई जंग लड़ रहे हों। एक दिन नायाब चाय देने आई तो राजीव ने कहा, बेटी कभी कभी इंसान को अपने ख्यालों से डर लगने लगता है। नायाब ने नरमी से जवाब दिया, बाबा जी अगर कभी दिल भारी हो तो मुझसे बात कर लिया करें। उसी रात राजीव अपने कमरे में बेचैनी से टहलते रहे। उन्हें एहसास था कि कुछ ख्याल गलत दिशा में जा रहे हैं और यही एहसास उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। दूसरी तरफ नायाब भी उलझन का शिकार थी, मगर वह रिश्तों की हदें पहचानती थी। शाम को जब नायाब वीडियो कॉल पर अपने पति आर्यन से बात कर रही थी, उसकी कुछ ही बातों में वह अपने पति आरमान को हंसाती, कभी नए कपड़े पहनकर आईने के सामने वीडियो बनाती और कभी मुस्कुराते हुए वह वीडियो उसे भेज देती। उसकी हंसी में खुलूस था, आवाज में अपनापन। वह स्क्रीन सामने झुककर हल्के से चुम्बन का इशारा करती और दिल की बात कहती, जैसे फासले मिटाती हो। लेकिन उसे क्या खबर थी कि इस पल सुधीर राणा कमरे की खिड़की के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। पर्दे की ओट से झांकती उसकी नजरें ठंडी भी थीं और जलती हुई भी। ईर्ष्या, तन्हाई और अहंकार की आग उसके अंदर भड़क उठी थी। उसका चेहरा सख्त हो गया, होंठ सिकुड़ गए। वह खामोशी से वहां से हट गया, मगर उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सी गांठ लग चुकी थी। अगले दिन दोपहर के समय नायरा समीरा अपने कमरे में मोबाइल पर बैठी थी कि अचानक बाहर से किसी महिला की हंसी की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई, दिल में बेचैनी जागी और वह तुरंत बाहर निकल आई। सामने सुधीर राणा आंगन में एक अजनबी महिला से खुश दिल होकर बातें कर रहा था। नायरा के चेहरे पर हैरानी और नापसंदी एक साथ उभरी। पापा जी कौन है? उसने दबकर पूछा। सुधीर ने असामान्य संतोष के साथ जवाब दिया, बेटी मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में फिर से सोच रहा हूँ। ये महिला रिश्तों के बारे में सलाह देती है। उसकी आवाज में अजीब आत्मविश्वास और जानबूझकर दिखाई गई शांति थी, जैसे वह नायरा के धैर्य को आजमा रहा हो। नायरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह बिना आवाज किए वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसके दिल में तूफान था। उसे यह सोच खा रही थी कि अब सुधीर राणा ने वास्तव में दूसरी शादी कर ली तो घर, संपत्ति और अधिकार सब कुछ किसी और के हाथ में चला जाएगा। वह बात जिसे वह जुबान पर नहीं ला रही थी, उसके दिमाग में जहर की तरह फैल रही थी। इसी उलझन में वह दूध का गिलास लेकर सुधीर के कमरे की पढ़ी और धीरे से दस्तक दी। अंदर सुधीर बिस्तर पर बैठा एक पुराना पत्र और कुछ तस्वीरें देख रहा था। उन तस्वीरों में अतीत के साए थे, ऐसे रहस्य जिन्हें वह खुद से भी छुपाता आया था। दस्तक सुनते ही उसने जल्दी से वह सब तकिए के नीचे रख दिया। नायरा धीरे से अंदर आई। पापा आप थके हुए लग रहे हैं। उसकी आवाज में असामान्य नरमी थी। चाहे तो मैं थोड़ी देर बात कर लूं? सुधीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। कुछ पलों के लिए वह खुद भी नहीं समझ पाया कि उसे शांति महसूस हो रही है या खतरा। इसी रात जब पूरा घर सो चुका था, सुधीर बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसके दिमाग में दिन भर के दृश्य घूम रहे थे। अचानक उसकी नजर नायरा के कमरे की ओर गई। वह दबे कदमों वहां पहुंचा, जैसे किसी फैसले किनारे खड़ा हो। कमरे में उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ी, जिसके ऊपर फूलों का छोटा सा गुलदस्ता रखा था। उसने गुलदस्ता उठाकर ध्यान से देखा, जैसे उसके अंदर कोई बात छिपी हो।
उसके चेहरे पर एक रहस्यमय सी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो आने वाले समय की खबर दे रही थी। वह खामोशी से वापस लौटा। अगले दिन नायरा का व्यवहार बदल गया था। वह कभी बातों में हद से ज्यादा अपनापन दिखाती, कभी जानबूझकर करीब आकर बैठती और कभी ऐसे वाक्य कहती जो सुनने वाले को उलझा दें। मगर अब सुधीर सावधान हो गया था। वह उसकी आंखों में देखता जरूर, मगर तुरंत नजरें हटा लेता, जैसे उसके दिमाग में कोई नया योजना बन चुकी हो। नायरा इस बदलते व्यवहार से परेशान थी, मगर उसने अपनी चतुराई का पड़ा नहीं गिरने दिया। अगली रात अचानक नायरा के कमरे से सिसकियों की आवाज आने लगी। ये आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि सुधीर, जो जाग रहा था, घबरा कर उठ बैठा। वह तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ा और दरवाजा खोलकर बोला, बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नायरा बिस्तर पर बैठी थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई। उसकी आवाज टूट रही थी, पापा जी, आपने यह सब क्यों होने दिया? मेरी जिंदगी उलट-पुलट हो गई है। सुधीर का चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम क्या कह रही हो? साफ बताओ, बात क्या है? नायरा ने आंसू पोंछे, मगर उसका रोना और तेज हो गया। मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखे हैं। अगर लोगों को शक हो गया तो मैं यह सब कैसे संभालूंगी? यह सुनकर सुधीर के दिल में डर उतर गया। उसे अंदाजा हो गया कि बात अब सामान्य नहीं रही। आरोप, बदनामी और रहस्य सब एक दूसरे में उलझ चुके थे। वह धीमी आवाज में बोला, ठीक है, घबराओ नहीं, जो भी समस्या है हम संभालेंगे, तुम अकेली नहीं हो। उसके लहजे में अब पहले वाला घमंड नहीं था, बल्कि डर और मजबूरी का मिश्रण था। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम खतरनाक साबित हो सकता था। उसके चेहरे पर स्वीकार करने की एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भारी आरोप को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो गया हो। सुधीर राणा ने एक कदम आगे बढ़ाकर नायरा के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, लेकिन इस बात का रहस्य बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को खबर हुई तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। नायरा ने आंसू पोंछते हुए उसके कंधे से टिका लिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, बस मुझे अकेला मत छोड़ना। मगर अगली ही सुबह घर में ऐसा दृश्य सामने आया कि नायरा के पांव तले जमीन निकल गई। सुधीर राणा दरवाजे से अंदर आया। उसके साथ एक खूबसूरत महिला थी, जिसने नाजुक और दुल्हन जैसा कपड़ा पहन रखा था। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, जैसे वे किसी नए आरंभ की खुशी मना रहे हों। यह दृश्य देखकर नायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पापा जी, ये कौन है? उसकी चीख में बदल गई। सुधीर ने असामान्य शांति के साथ जवाब दिया, बेटी, ये मेरी पत्नी है। आज से यह इस घर की बड़ी बहू यानी तुम्हारी सास है। नस्ते में आ गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने तो सब कुछ बलिदान करने का वादा किया था, फिर यह शादी क्यों? उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ उभर आए। वह दबकर बोली, पापा जी, जरा मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। कमरे में पहुंचते ही उसका धैर्य टूट गया। आपने मुझे धोखा दिया है, उसने कांपती आवाज में कहा। अब मैं सब सच कह दूंगी। सुधीर ने नरमी का आवरण उड़ते हुए जवाब दिया, हौसला रखो, मैंने यह शादी इसलिए की है कि घर के काम संभल जाएं। तुम पर कोई बोझ नहीं रहेगा। बाकी जो बातें हमारे बीच हैं वह वैसी ही रहेंगी। यह सुनकर नायरा के चेहरे पर तनाव कम हुआ। एक पल उसे लगा जिस हालात फिर उसके काबू में आ गए हों। उसके होंठों पर हल्की सी संतुष्ट मुस्कान, मगर उसे अंदाज नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। सुधीर राणा की नई पत्नी घर के काम शांतिपूर्वक करती, उसकी सेवा में लगी रहती, जैसे वह इस घर की मालकिन कम और जिम्मेदारी ज्यादा हो। नायरा को लगने लगा कि वह अपनी चाल में सफल हो चुकी है, जैसे सारी दौलत और अधिकार धीरे धीरे उसके हाथ में आ रहा हो। मगर सुधीर के चेहरे पर अजीब सी खामोशी। उसकी आंखों में अब हैरानी के साथ छुपा हुआ गुस्सा भी दिखता था, जैसे उसने कोई ऐसा रहस्य पा लिया हो जो सब कुछ बदल दे। वह नायरा से दूरी बनाए रखने लगा। उसका ठंडा लहजा और बेरुखी नायरा को खटकने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी चालें बेअसर हो रही हैं और ताकत उसके हाथ से चल रही है। एक दिन नायरा ने मौका पाकर उसे अकेले में रोक लिया। पापा जी, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों हो गए हैं? क्या आपको वो वादे याद नहीं जो आपने किए थे? सुधीर ने एक पल उसे देखा, फिर ठंडे लहजे में बोला, मुझे कुछ याद नहीं, अब मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। यह सुनकर नायरा का धैर्य टूट गया। वह तेजी से अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से अरमान को फोन लगाया। अरमान, तुरंत वापस आ जाओ। उसकी आवाज आंसुओं और गुस्से से भरी थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरमान सकते में आ गया। तुम क्या कह रही हो? नायरा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद देख लेना। उसने वह वीडियो भेजी जो उसने चुपचाप सुरक्षित रखी थी। एक ऐसी वीडियो जो सच और झूठ के बीच की रेखा
मिटाने के लिए काफी थी। आरमान ने वीडियो देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आवाज भर आई, मैं आ रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके, तुम हिम्मत रखो। फोन बंद होते ही नायरा की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक उभरी। अगली सुबह घर का माहौल बारूद की तरह भरा हुआ था। नाश्ते की मेज पर खामोशी थी। सुधीर राणा के चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नायरा की सांस रुक गई। सुधीर की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई, जैसे वह उसी पल का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुला। सामने आरमान खड़ा था। नायरा दौड़ी और उसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुधीर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम अचानक वापस क्यों आ गए? सब ठीक तो है? मगर जुमला पूरा होने से पहले ही आरमान का धैर्य टूट गया। उसने पिता का गला पकड़ लिया। आप पिता नहीं हैं। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आपने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। सुधीर जमीन पर गिरा, फिर धीरे से उठा। उसके चेहरे पर अजीब सा शांति था। अगर मुझे सजा दी है तो दे दो, उसने कहा, मगर पहले यह देख लो। उसने जेब से एक पुराना बंद लिफाफा और कुछ तस्वीरें निकालकर आरमान के हाथ में थमा दी। यह सच है जो तुम्हें जाना चाहिए था। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां फैसला सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बदलने वाला था।